Hello friends, welcome to NET GRF Moon Life. We were discussing UGC NET history syllabus. Now we gonna study next part modern history and historiography. So let's start. हेलो दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं सिलेबस के आखिरी पार्ट पर जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हिस्ट्री में घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। कौन सी घटना क्यों घटी या उसके घटने का कारण क्या था या इस कारण की वजह से घटी या ये कारण की वजह से न घट के घटना घटी इसलिए ये कारण महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इसको क्रम से पढ़ने की कोशिश करें जिससे आपको राजाओं के क्रम, स्थान और घटनाओं के क्रम, इसके अलावा बुक्स किस सन में लिखी गई, फिर उसके बाद कौन से राइटर थे इनके, ये इसको समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 7वीं 8वीं 9वीं यूनिट लगती है और उसमें आखिरी यूनिट में है आपका इतिहास लेखन हिस्टोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसमें सिलेबस में शुरुआत सोर्स से होती है, सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपके हो गया आर्काइवल मटेरियल, जिसमें अभिलेखीय हो गया, जीवन चरित्र हो गए, संस्मरण है, समाचार पत्र है, मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य, चित्रकारी, स्मारक, सिक्के, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है ब्रिटिश सत्ता का उत्थान, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, जो 16 से 18वीं शताब्दी के मध्य में जो यूरोपीय व्यापारी है, जिनमें आपके पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश हैं, लेकिन इन सब के पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी ये अपना राज कायम नहीं कर पाए। इसमें सफलता किसको मिली? ब्रिटिश को। तो इंडिया में नेक्स्ट टॉपिक में है एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद सारी हिस्ट्री हमारी ब्रिटिश से लड़ती हुए बीतती है। सारी हिस्ट्री में हम ब्रिटिश और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जिसमें हो गया प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिशों के संबंध, जैसे हो गया बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब, और इनके क्रम भी यही हैं। इसी क्रम में इनने एक्सपेंशन भी किया है, तो ये क्रम भी ध्यान रखें। फिर इसके बाद आपका आता है 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉजेज, नेचर एंड इम्पैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। फिर इसके बाद है कंपनी और क्राउन का प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड क्राउन, इसमें आपका एवोल्यूशन, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहते हुए कैसे प्रशासन की एक नई धारा शुरू होती है, जो नए तौर तरीके हैं उनको अपनाया जाता है। आपका पैरामाउंट सिविल सर्विस, जुडिशरी, पुलिस एंड द आर्मी अंडर द कंपनी, ब्रिटिश पॉलिसी एंड पैरामाउंटेंसी इन द प्रिंसिपल स्टेट अंडर द क्राउन। इसमें आपको गौर करना है कि मतलब कंपनी के शासन काल में जैसे सिविल सेवा, न्याय, पुलिस, सेना, ताज, इनके और ब्रिटिश के कैसे संबंध थे, इनके प्रति ब्रिटिश की नीति क्या थी, इन पे गौर करना है। फिर इसके बाद आपका आता है स्थानीय स्वशासन, जिसके जनक लॉर्ड रिपन है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात हुई है, जो इंडिया में पुराना नहीं है लेकिन एक ब्रिटिश काल में उसके बारे में कैसा प्रभाव रहा इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है एक संवैधानिक परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस 1909 से 1935 पर। इसमें आपके 1857 में क्राउन की सत्ता जाती है, नहीं क्राउन का रूल स्थापित होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है। फिर उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं वो रिफॉर्म्स के बारे में भी चर्चा है इसमें। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपकी एट्थ यूनिट में है का कॉलोनियल इकोनॉमी। तो हर कालखंड में हमने पहले ही चर्चा की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, इन सब पे हर कालखंड में आपको गौर करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे चेंजिंग कंपोजिशन, वॉल्यूम, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कैसे चेंज होता है, इंडिया के हस्तशिल्प जो भी है उनका डिक्लाइन कैसे होता है। फिर एक्सपेंशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड राइट्स, लैंड सेटलमेंट, रूरल डेवलपमेंट, लैंडलेस लेबर, इरिगेशन, कैनाल सिस्टम, इन सब का कैसे विकास, और कहें कि एक
मेजर चेंज होता है। अभी तक हिस्ट्री में लैंड जो जोतता था उसी के पास रहती थी, लेकिन अब से जमींदारी प्रथा के अनुसार एक जो बड़ा तबका था जो खेती करता था वो चेंज होता जाता है और जमींदारी प्रथा का एक एक्सपेंशन होता है इस एरिया में, जिसकी चर्चा नेक्स्ट में की है, जैसे डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आर्टिजन्स, डी अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक ड्रेन, वर्ल्ड वॉर्स एंड इकोनॉमी। फिर इसका है आपका ब्रिटिश इंडस्ट्री पॉलिसी, मेजर मॉडर्न इंडस्ट्री, नेचर ऑफ फैक्ट्री लेजिस्लेशन, लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट। फिर अब जैसे लेबर लॉ आते हैं चेंज होता है, जैसे चाय के बागान में भी लेबर लॉ लाई गए। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, करेंसी एंड एक्सचेंज, रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनके रूल करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए रेल, रोडवे, पोस्ट, टेलीग्राफ इनका भी विकास होता है। और इसी समय आरबीआई का भी गठन किया जाता है 1935 के अधिनियम से। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपका है ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स। अब क्या है ना, अब ये दिल्ली, आगरा, ये शहर अपनी चमक खोने लगते हैं। जो भी मुगल काल या मध्यकाल में जो भी शहर एक ट्रेड के केंद्र थे वो खोने लगते हैं, और वो जो पोर्ट सिटीज हैं उनका राज होता है। हाँ, और इसमें अर्बन सोसाइटी प्रॉब्लम, अर्बन प्रॉब्लम, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर। फिर इसी काल में आपके अकाल, महामारी, सरकारी नीति इनमें भी चेंज होता है, एक फेमिनिन एपिडेमिक्स आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हो गया इसमें ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स। ब्रिटिश काल में किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन का भी एक दौर रहा। इसके बाद आपका है नेक्स्ट टॉपिक इंडियन सोसाइटी इन ट्रांजिशन। अब इसमें क्या है, संक्रमण काल में भारतीय समाज। अब ऐसे में हमारा एक नए धर्म से संपर्क होता है। उसके प्रति गवर्नमेंट पॉलिसी क्या थी, लेवल, कंटेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, मेडिसिन टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। इसमें हमारा ईसाई धर्म से भी संपर्क होता है। इसमें मिशंस एंड मिशनरीज, critique of Indian social and economic practice and religious beliefs, education and other activities। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारा आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे आंग्ल प्राच्य विवाद, फिर इसको अंग्रेजी को माध्यम चुना गया। फिर सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा जो इसमें है इस टॉपिक में वो है इंडियन रेनेसा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, कास्ट एसोसिएशन एंड कास्ट मोबिलिटी। इस दौर में जो राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले, विद्यासागर, इन सब ने जो रिफॉर्म किए हैं, या यूं कह लिए एक नया दौर शुरू हुआ जो इंडियन हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो एक कालखंड है वो है इंडियन रेनेसा। इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है, इस पर भी गौर करें। आपका इंडियन रेनेसा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका स्त्रियों से संबंधित, वुमेन क्वेश्चंस, प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी फॉर्म। तो वुमेन्स क्वेश्चन में आपको नेशनल डिस्कोर्स, इसमें स्त्रियों के संगठन, स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान एवं संवैधानिक स्त्री। इस कालखंड में क्या है, महिलाओं के प्रति सोच बदलती है, वो भी आंदोलन में भाग लेती हैं। और एक क्रांतिकारी मूवमेंट जो होता है ये है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस ने एक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा ही बदल दी। जितने भी नेता हुए उनका खुद का प्रिंटिंग प्रेस है, और वो स्वयं भी वकील हैं। एक वकील और एक संपादक, इनका गठजोड़ देखने को हमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलता है। इसके बाद है का मॉडर्निज्म, वही इसके बाद आपकी चित्रकारी, संगीत, प्रदर्शन कला, इनका भी एक आधुनिक रूप देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी। अब ये किसी राजाओं के आश्रय में नहीं थी, इनका एक लोक मनोरंजन में स्थान बढ़ने लगा। इसके बाद आपकी 9th यूनिट आती है। 9th यूनिट में आपके पूरा मूवमेंट चलेगा जो हमारा स्वतंत्र आंदोलन है 1857 के बाद, उसका राइज होता है।
इसमें भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, राष्ट्रवाद का सामाजिक एवं आर्थिक आधार, कांग्रेस का जन्म होता है, कांग्रेस से पहले क्या था, फिर कांग्रेस के बाद, और जो भी राष्ट्रवादी कानून है उनके प्रति जो विरोध होता है वो शुरू होता है। इसमें प्रारंभिक राष्ट्रवादी, स्वाग्रही, राष्ट्रवादी, आंदोलनकारी, स्वदेशी एवं स्वराज। फिर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका गांधीयन मास मूवमेंट। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर सारे टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा गौर करना है वो है गांधी मास मूवमेंट। कैसे एक गांधी का राइज होता है, कैसे गांधी अपने आंदोलन को चलाते हैं, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति, सत्याग्रह, असत्य और सविनय अवज्ञा जैसे नवीन विचारों को मॉडर्न हिस्ट्री में लाते हैं और हमें आज़ादी की ओर आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आपके हैं सुभाष चंद्र बोस, रोल ऑफ मिडिल क्लास इन नेशनल मूवमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट। फिर इसके बाद कई और भी आंदोलन हैं, जैसे आपके वामपंथी राजनीति आंदोलन, दलित वर्ग आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति का भी बोलबाला इस हिस्से में देखने मिलता है, जो भारत से अलग होकर एक पाकिस्तान देश को जन्म देता है। मुस्लिम लीग, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। इसके आपके नेक्स्ट टॉपिक हैं आपके लेफ्ट विंग, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, कम्युनल पॉलिटिक्स टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। फिर इसके बाद आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें आपको नेहरू के कालखंड तक आपको पूरा हिस्ट्री को समझना होता है। 1950, 60, 62 तक आप कवर करते हैं। इसमें आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गया, चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान है, कैसे भारत का एकीकरण होता है और कैसे संविधान बनता है, बी आर अम्बेडकर, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें आपका योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, जो भी भाषागत मुद्दे हैं, राज्यों का पुनर्गठन है, केंद्र राज्य संबंध है, उन पे गौर करना है। फिर क्या आपका इसका लास्ट टॉपिक बचता है आपका फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, जैसे पंचशील हो गया, भारतीय राजनीति गत्यामंत्र का आपातकाल, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी मूवमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था, जो एक महत्वपूर्ण योगदान बनता है हिस्ट्री में। के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक बचता है हिस्टोग्राफी। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको अगर हिस्ट्री को समझना है तो हिस्टोग्राफी को हमेशा एक नए अपेक्ष में का इंडियन रहने से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका स्त्रियों से संबंधित, वुमेन क्वेश्चंस, प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन लिटरेरी फॉर्म। तो वुमेन्स क्वेश्चन में आपको नेशनल डिस्कोर्स, इसमें स्त्रियों के संगठन, स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान एवं संवैधानिक स्त्री। इस कालखंड में क्या है, महिलाओं के प्रति सोच बदलती है, वो भी आंदोलन में भाग लेती हैं। और एक क्रांतिकारी मूवमेंट जो होता है ये है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस ने एक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा ही बदल दी। जितने भी नेता हुए उनका खुद का प्रिंटिंग प्रेस है और वो स्वयं भी वकील हैं। एक वकील और एक संपादक, इनका गठजोड़ देखने को हमें मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलता है। इसके बाद है का मॉडर्निज्म, वही इसके बाद आपकी चित्रकारी, संगीत, प्रदर्शन कला, इनका भी एक आधुनिक रूप देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी। अब ये किसी राजाओं के आश्रय में नहीं थी, इनका एक लोक मनोरंजन में स्थान बढ़ने लगा। इसके बाद आपकी 9th यूनिट आती है। 9th यूनिट में आपके पूरा मूवमेंट चलेगा, जो हमारा स्वतंत्र आंदोलन है 1857 के बाद, उसका राइज होता है। इसमें भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान,
राष्ट्रवाद का सामाजिक एवं आर्थिक आधार, कांग्रेस का जन्म होता है, कांग्रेस से पहले क्या था, फिर कांग्रेस के बाद, और जो भी राष्ट्रवादी कानून है उनके प्रति जो विरोध होता है वो शुरू होता है। इसमें प्रारंभिक राष्ट्रवादी, स्वाग्रही, राष्ट्रवादी, आंदोलनकारी, स्वदेशी एवं स्वराज। फिर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका गांधीयन मास मूवमेंट। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर सारे टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा गौर करना है वो है गांधी मास मूवमेंट। कैसे एक गांधी का राइज होता है, कैसे गांधी अपने आंदोलन को चलाते हैं, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति, सत्याग्रह, असत्य और सविनय अवज्ञा जैसे नवीन विचारों को मॉडर्न हिस्ट्री में लाते हैं और हमें आज़ादी की ओर आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आपके हैं सुभाष चंद्र बोस, रोल ऑफ मिडिल क्लास इन नेशनल मूवमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट। फिर इसके बाद कई और भी आंदोलन हैं, जैसे आपके वामपंथी राजनीति आंदोलन, दलित वर्ग आंदोलन, सांप्रदायिक राजनीति का भी बोलबाला इस हिस्से में देखने मिलता है, जो भारत से अलग होकर एक पाकिस्तान देश को जन्म देता है। मुस्लिम लीग, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। इसके आपके नेक्स्ट टॉपिक हैं आपके लेफ्ट विंग, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, कम्युनल पॉलिटिक्स टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। फिर इसके बाद आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें आपको नेहरू के कालखंड तक आपको पूरा हिस्ट्री को समझना होता है। 1950, 60, 62 तक आप कवर करते हैं। इसमें आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गया, चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान है, कैसे भारत का एकीकरण होता है और कैसे संविधान बनता है, बी आर अम्बेडकर, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें आपका योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, जो भी भाषागत मुद्दे हैं, राज्यों का पुनर्गठन है, केंद्र राज्य संबंध है, उन पे गौर करना है। फिर क्या आपका इसका लास्ट टॉपिक बचता है आपका फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, जैसे पंचशील हो गया, भारतीय राजनीति गत्यामंत्र का आपातकाल, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी मूवमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, जो एक महत्वपूर्ण योगदान बनता है हिस्ट्री में। के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक बचता है आपका हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी में आपको हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च मेथडोलॉजी, इनको अच्छे से समझना है, जिसमें को स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस इन हिस्ट्री, ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन, क्रिटिसिज्म इन हिस्ट्री, सिंथेसिस एंड प्रेजेंटेशन, हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंस। देखो, इसमें आपको प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली, इतिहास लेखन, इतिहास का विषय विस्तार, सीमा, महत्व, वस्तुनिष्ठता और पूर्वाग्रह, अन्वेषणात्मक संक्रिया, इतिहास में आलोचना, संश्लेषण तथा प्रस्तुति। इन 4 टॉपिक को पढ़ते समय आपको गौर करना है कि इतिहास विषय में शोध कैसे करते हैं, कार्य कैसे होता है, इतिहास लेखन कैसे किया जाता है, इसकी क्या सीमाएं हैं, इसका महत्व क्या है, इसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए या पूर्वाग्रह रखकर हम लिखें, या इसमें आलोचना करना है, या उसको कैसे फैक्ट को एक चुनता है एक लेखक और कैसे उसके आधार पर इतिहास लेखन किया जाता है, इस पे गौर करें। उसके बाद आपके इतिहास और उसके सहायक विज्ञान है, ये किन किन विषयों में योगदान देता है। पहले इतिहास और राजनीति शास्त्र को एक साथ पढ़ाया जाता था, फिर इनको अलग अलग किया गया, और इतिहास को विज्ञान माने या यह एक कला का विषय है, इस पे भी एक बहुत गहरी डिबेट होती है। कुछ इतिहासकार इसे विज्ञान मानते हैं, कुछ इसे कला मानते हैं, और कई इतिहासकार इसे दोनों का संगम मानते हैं। फिर इसके बाद है इतिहास में कारण कार्य संबंध और कल्पना। इसमें मतलब किस रीजन पे साइंस को लिखा गया है,
कैसे इतिहास लिखते हैं, इस पे चर्चाएं की गई हैं। इसके बाद है इतिहास में क्षेत्रीय इतिहास का महत्व, भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियां, शोध कार्य प्रणाली। शोध कार्य प्रणाली से आपके टॉपिक ऐसे समझ लीजिए, अगर आप इसमें पीएचडी करते हैं तो वहाँ इन टॉपिकों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। जैसे शोध कार्य प्रणाली, इतिहास में प्राकल्पना, प्रस्तावित शोध का क्षेत्र, आंकड़ों का संग्रह, प्राथमिक द्वितीयक सोर्स, मूल तथा पारगमनीय स्रोत, इतिहास शोध में प्रवृत्तियां। और उसके बाद है आपका वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन। इससे पहले आपके ये टॉपिक शोध से रिलेटेड टॉपिक हैं। अगर आप इसमें शोध करते हैं तो उसकी जो रूपरेखा बनती है वो किस तरह से आपको बनानी है, उस पर चर्चा की गई है। फिर इसके बाद है आपके टॉपिकों में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास में विषय का चयन, नोट्स लेना, संदर्भ निर्देश, ये भी आपके पीएचडी वर्क से रिलेटेड है। संदर्भ निर्देश, पाठ टिप्पणियां, ग्रंथ सूची, थीसिस, शोध प्रबंध और निर्दिष्ट कार्य को पूरा करना। इसमें साहित्यिक चोरी, बौद्धिक बेईमानी, इतिहास लेखन, इनकी चर्चा की गई है। इनको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि एक शोध कार्य करने में क्या क्या परेशानियां होती हैं, या ये शोध कार्य कैसे पूरे होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या नियम हैं। साहित्यिक चोरी होती है तो किसकी सजा क्या है, बौद्धिक बेईमानी के क्या मायने हैं। फिर इसके बाद शुरू होता है आपका इतिहास लेखन। ये सही मायने में एक इतिहास लेखन की चर्चा हो रही है यहाँ पे। जो इतिहास लेखन की शुरुआत होती है यूनानी, रोमन और गिरजाघर से के संबंधी इतिहास लेखन से शुरू होती है। यूनानी ने कैसे लिखा, रोमन्स ने कैसे लिखा, फिर गिरजाघर ने इतिहास अपने पक्ष में किस प्रकार लिखा। फिर एक इतिहास का एक नया दौर शुरू होता है जिसमें पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण और इतिहास लेखन पर इस प्रभाव, रेनेसां पीरियड ने इतिहास लेखन को कैसे चेंज किया, किस तरह से ये चेंज हुआ। ये रहा आपका रेनेसां एंड इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। और इस टॉपिक में आप गौर करना कि जितने भी इतिहास लेखक हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके क्या क्या कथन हैं, उनकी बुक्स क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, उन पे आप विशेष गौर करें। क्वेश्चन बनने की संभावना वहीं से रहती है। और कभी कभी जो अनसीन पैसेज बनते हैं वो उनकी बुक्स से लिए जाते हैं। और एक नया ट्रेंड अभी देखने में मिला है कि अब जो आपका कंटेंट होता है, किसी बुक का कंटेंट होता है, किसी राइटर की बुक है, उसके कंटेंट के ऊपर वो क्वेश्चन बना लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कंटेंट में हैं। जैसे व्हाट इज हिस्ट्री बुक से इस बार 2 क्वेश्चन बने थे। तो इसमें नेक्स्ट आपका हो गया इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति, वॉन राक, इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन हो गया सबसे जरूरी, जिसमें एक इतिहास की, राजनीति शास्त्र की, दोनों विषयों की रूपरेखा ही बदल दी। मार्क्सवादी दर्शन ने दोनों इतिहास का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। इतिहास का चक्रीय सिद्धांत, ओसवाल्ड स्पेंगलर, चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत, अर्नोल्ड जॉस टॉनबी। और फिर इसमें लास्ट में पोस्ट मॉडर्निज्म इन हिस्ट्री। तो यहीं आप हमारा सिलेबस खत्म होता है यूजीसी नेट हिस्ट्री का। सो थैंक यू वेरी मच।